Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैंने 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, 19 में मोदी जी को वोट दिया था, पर मैं इस बार ही नहीं दूंगा। लोकतंत्र में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कन्हैया कुमार को इस बार ही चूज़ करना चाहिए सब। कन्हैया कुमार एक बेबाक और बेखौफ लीडर है, क्योंकि हमेशा उनके जो एजेंडे थे, उनकी जो सोच थी, उनकी जो व्यवहार था लोगों के प्रति, वो हमेशा उनके प्रति झलकता है लोगों के प्रति। वैसे तो ये मोदी का परिवार ये इतना बड़ा जो है टैग दे दिया है, लेकिन हम उस परिवार में खुद को शामिल कैसे माने, कैसे समझे? हमारी डिमांड उन लोगों ने नहीं सुनी। बीजेपी 200 के अराउंड सीट लेके आएगी इस बार। बेरोजगारी, पेपर लीक, ऐसे तमाम मुद्दों की आवाज़ आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, खासतौर पर जब चुनाव आता है, चुनावी घोषणाएं होती हैं। बहुत सारे आप ऐसे वादे सुनते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, कहा जाता है कि भाई बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, लेकिन क्या वो वोटों में बदलती है या उसको लेकर नाराज़गी कितनी है, पेपर लीक को लेकर नाराज़गी कितनी है? कुछ लोगों से हम यह बात करेंगे। इस वक्त आपको बता दें, न्यूज़ तक नुक्कड़ मुखर्जी नगर में है। दिल्ली के मुखर्जी नगर आप जानते हैं कि एक सपनों का छोटा सा आप शहर से मान लीजिए। एक एक करके स्टूडेंट से बात करेंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? जी मैम, मैं सिविल सर्विस। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, ये बताइए माहौल कैसा है यहाँ पर? लोकसभा का चुनाव है, इससे कुछ यहाँ के माहौल में कुछ फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता? फ़र्क तो मैम देखिए पड़ता ही है। जैसे वैकेंसीज आती है तो सिंपल सी बात है, सिविल सर्विसेज वाले हैं या एसएससी वाले भी हैं तो उन्हें उनका मेन मैटर क्या रहता है, कितनी वैकेंसीज निकली है। तो यूथ को तो अपने रोज़गार से मतलब है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोगों पे इफेक्ट भी पड़ता है, वैकेंसीज कम आती हैं तो ये तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा टफ हो जाता है। तो बेरोज़गारी वाला मुद्दा तो है ही, उसमें सब लोग डिस्कस भी करते हैं। ज़्यादा सरकार वैकेंसीज देगी, जैसे कि 2 करोड़ जॉब का वादा किया गया था, वो तो अभी तक उन्होंने पूरा किया है नहीं। तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा स्तर पर आप देखोगे कि यहाँ पे बच्चों ने ना टी स्टॉल लगाने स्टार्ट कर दिए। उनमें आप एमबीए वालों भी देखोगे, आईआईटी वाले स्टूडेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे अब टी स्टॉल लगाने को मजबूर हो गए हैं? यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वही बच्चों की आप बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखोगे इनमें से आपको 30-40% तो वही लोग मिल जाएंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है बेचारे। और वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉल उन लोगों ने यहाँ पे अपने लगा लिए हैं। और हम लोगों का तो वैसे भी एक मैटर रहा है यूपीएससी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट वाला। 2020 से हम लोग मोदी गवर्नमेंट से बोलते आ रहे हैं, सर प्लीज़ आप एस्पिरेंट की बात सुन लीजिए। वैसे तो ये मोदी का परिवार ये इतना बड़ा जो है टैग दे दिया है, लेकिन हम उस परिवार में खुद को शामिल कैसे माने, कैसे समझे? हमारी डिमांड उन लोगों ने नहीं सुनी। आप कोविड वाला ये इशू देखिए, जैसे कि अभी भी अगर हम कोविड का नाम लेते हैं मैम तो कितने डर जाते हैं हम ये सोचते हैं कि ये वाली जो पैंडेमिक है वो दोबारा से हम लोगों के पास ना आए, राइट? उसमें और आप ये देखिए कितने सारे एस्पिरेंट इतने सारे एस्पिरेंट रहे हैं मैम जिनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, राइट? और उन सबसे ज़्यादा तो मुश्किल उन लोगों के लिए रही है जिन लोगों का लास्ट अटैम्प्ट था। तो गवर्नमेंट के पास भी हम लोग गए हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया कि आप लोग इनको वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दीजिए। तो बोला कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद भी जो है उन्होंने इस डिमांड को नहीं सुना। तो हमें अब समझ नहीं आ रहा है कि हम गवर्नमेंट के पास कैसे जाएँ, उन्हें हम अपनी बात को कैसे समझाएं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पे देखें तो कुछ नहीं है ना। सिर्फ वादे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हम सपनों की बात होती है मैम, बोलते कोई और ऑप्शन ढूंढ ले, कैसे ढूंढ लेंगे? और ये तो एक जेन्युइन सी डिमांड है ना कि अगर पैंडेमिक आया था तो आपने हर एक सेक्टर को रिलीफ प्रोवाइड किया, तो सिर्फ सिविल सर्विसेज वालों को क्यों छोड़ा? उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे भी वहाँ पे भी पैंडेमिक को लेके वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया, तो सेंट्रल लेवल पे क्यों नहीं हो रही है ये चीज़? अगर आप कह रहे हैं कि आप जैसे जो छात्र हैं उनमें नाराज़गी है जिन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिला। आप कोरोना काल की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, और है भी मैम। हमारी डिमांड जेन्युइन थी, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप बच्चों की नहीं सोच रहे, आप यूथ की नहीं सोच रहे, तो आप हमें अपने सपोर्ट में कैसे लोगे? और मैं तो ये कहूँगी बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप एस्पिरेंट की बात नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ से हर्ट होंगे। और आप अगर देखिए अभी तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, जो कांग्रेस का हम अगर मैनिफेस्टो देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पे कोई चीज़ लेके आई है, ये ड्यू टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एज अ वन टाइम मेजर ऑफ रिलीफ। देखिए अपोजिशन हमारी बात को समझ रहा है, कितनी बड़ी बात है। क्या किस घोषणा की आप बात कर रही हैं? यहाँ पे मैम ये देखिए कि जो कोविड से अफेक्टेड जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उन लोगों को वो क्या प्रोवाइड करेंगे, वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में डाली है ये चीज़, तो ये कितनी बड़ी बात है। ऑटोमेटिक यूथ आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट के पास हम जा रहे हैं, मोदी जी, मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती, वो बार बार बोलते हैं मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार। मैं कैसे उस परिवार में खुद को शामिल करूँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप इतनी बड़ी चलाते हो, लेकिन बेटियों की बात आप सुन नहीं रहे हो। आपने देखा है कि पिछले साल ORN में
स्टूडेंट को मारा भी गया है, आप उनसे मिलने को तैयार नहीं हो, आप उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हो, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है ही ना। यूथ की बातें आपको लेकिन इस बीच आपने कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात गिनाई। आपने किसी से मिलने की भी कोशिश की इस दौरान? सरकार के किसी नेता से या विपक्ष के किसी नेता से कोई मुलाकात हो पाई इस बीच? मैम देखिए, एस्पिरेंट है, वो अपनी डिमांड तो हर जगह उठाएंगे ही। तो हम लोग जो है इनफैक्ट कैबिनेट मिनिस्टर से भी मिले हैं, राजनाथ सर से भी हम लोग मिले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, सुरेश प्रभु सर से भी हम लोग मिले हैं। सबने ये तो बोला है कि तुम लोगों की डिमांड जो है जेन्युइन है, नहीं हम तुम लोगों के साथ हैं। तो वो साथ कैसा है वो तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। हम तो तब मानेंगे ना जब हमारे लिए काम हो जाएगा। लेकिन किसी विपक्ष के नेता से भी कोई बातचीत हो पाई, मुलाकात हो पाई? मुलाकात मैम कुछ लोग हैं जो उस बारे में उनसे बात की है जाके, विपक्ष के लोगों से भी। इनफैक्ट राहुल सर ने तो जो है ट्वीट पे भी बोला भी है, उन्होंने ट्वीट भी की है 2 बार इसको लेके। तो राहुल गांधी कुछ वक्त पहले मुखर्जी नगर भी आए थे, तब आपकी मुलाकात हो पाई थी? हाँ, मैं बिल्कुल आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मिस्टर गांधी और उनसे बात हुई थी तब इस बारे में। क्या बातचीत हुई थी उस दौरान? उन्होंने मैम यूथ से पूछा था, हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों का आगे प्लान क्या है, अगर सिविल सर्विसेज आप लोग नहीं होता है तो उसके बाद आप क्या बात करोगे। तो ये चीज़ जो है पहली बार अगर यहाँ पे आके किसी ने इस मैटर को उठाया है तो वो राहुल गांधी जी है। वरना एस्पिरेंट्स को लेके आप ये देखोगे कि उनके सिर पे ना सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें सिर्फ IAS ही करना है। लेकिन 0.1% अगर सिविल सर्विसेज नहीं होता है तो उन्होंने इतना डीप मैटर उठाया कि उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास प्लान भी होना चाहिए। तो इतने सारे एस्पिरेंट थे, राहुल सर ने पूछा कि प्लान बी आप लोगों का क्या है, तो सबने कहा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी, उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को प्लान बी प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोगों के पास प्लान बी होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से बात करें, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, क्या कर रहे हैं पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदारनाथ यादव है और मैम अभी टीचिंग की लाइन में भी वो तैयारी भी चल रही है, तो काफ़ी युवा पढ़ाते भी और पढ़ भी रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? केदारनाथ यादव। केदारनाथ जी, हम स्टूडेंट्स के बीच और यूथ के बीच यहाँ पर आए हुए हैं। मुखर्जी नगर में न्यूज़ तक नुक्कड़ है जहाँ हम लोकसभा चुनाव से पहले क्या माहौल है, बेरोजगारी की बात बहुत ज़्यादा होती है, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका कुछ वोटों में कुछ बदलता दिखाई देगा, आपको क्या लगता है? मैम वोटों का तो नहीं कह सकते, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है ये नहीं कह सकते, बट सिचुएशन युवाओं के लिए बहुत थोड़ा टफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, UPSC में जो सीटें आनी चाहिए, जो आज से 10 साल पहले आती थी 1200-1500, आज घट के 1000 सीट पे ला दिया गया है। इसके पीछे अगर आप सर्च करेंगे तो बीजेपी सरकार का एक डिसीजन था लेटरल एंट्री। आप जानती हैं कि दूसरे दरवाजे से यहाँ पे बनाना है, IAS बनाना है, तो इससे युवाओं का नुकसान हो रहा है। युवाओं के ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और लोगों की इनकम बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो उन दोनों के बीच में बहुत गैप आ रहा है, जिसके कारण से युवा तो जूझ रहा ही है, आम जनता भी बहुत जूझ रही है। आवश्यकता है सरकार को देखने के लिए, और मैं अपील करूंगा मीडिया से, अगर आप लोग ग्राउंड पे दिखाएंगे तो शायद सरकार इस पे कुछ काम करे। अच्छा, ये जो अगर आप लोगों ने देखा हो, कांग्रेस का या बीजेपी का आज मैनिफेस्टो आया है, उसमें ऑपोजिशन का ये आरोप है कि कांग्रेस ने भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई, उसको लेकर कोई पुख्ता चीज़ें जो हैं वो नहीं पेश की हैं। ये इसलिए क्योंकि भाजपा का एजेंडा कभी रोजगार रहा ही नहीं, गरीबी मिटाना रहा ही नहीं है। 10 साल का मौका मिला उनको अपना काम करके दिखाने के लिए कि पिछली सरकारों से हम क्यों बेहतर हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। हर बार जब उनको मौका मिलता है कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, कोई भी गलती या कोई भी ड्रॉबैक उनको निकलता है, नेहरू पे जी के टाल देना है, कांग्रेस पे टाल देना है। ये उनका शुरू से रहा है। ज़रूरत यह है हम सबको समझ लेने की कि 10 साल इनको मौका दिया गया ये बेहतर करके दिखाने के लिए, लेकिन ये अपने उसी मुद्दे पे टिके रहे, धर्म की राजनीति, मंदिर की राजनीति, पिछड़ों दलितों की राजनीति, लेकिन करना समाज के लिए कुछ नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे लिए रोज़गार है, हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए विकास है। अगर हम पिछले सालों में इनका एनालिसिस कर लें कि देश जिस तरह से बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, विकास और देशों में जैसे बढ़ रहा है, 10 साल में इनका क्या था, तो हमें 0 मिलेगा। तो हमको इनका जो आज का जो इनका घोषणा पत्र है और कांग्रेस का घोषणा पत्र है, समझने की बहुत ज़रूरत है। हमने कांग्रेस ने जो जितनी गलतियां करी होंगी, हमने इसीलिए तो उनको हटाया था
कि उन्होंने गलती करी होगी, लेकिन ये अब देखिए होता क्या है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। गलती में सुधार नहीं हुआ, आप ये कह रहे गलती हैं। में कोई सुधार नहीं हुआ, गलती कांग्रेस ने। कुछ तो अच्छा किया होगा या कुछ भी अच्छा नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, 10 साल से टिके हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो अच्छा किया ही होगा, लेकिन कुछ अच्छे से देश का कुछ नहीं होना चाहिए। देश का अच्छा बहुत कुछ अच्छे से होना चाहिए, और ये भी अगर उस अच्छे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा जरूरी क्या है? कुछ अच्छाई होती है जिसपे पूरा देश और पूरी दुनिया टिकी होती है, उस पर इनका कुछ नहीं था। मंदिर से किसी की आस्था को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन पूरे देश का सेटिस्फेक्शन मंदिर से नहीं हो सकता, धर्म से नहीं हो सकता आप है। पढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो आपके पास एक बार फिर आएंगे। आप लोग बताइए, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं या रहते हैं यहाँ मुखर्जी नगर में? तैयारी कर रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार हुआ। दीपक, ये बताइए, जो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो, भाजपा मैनिफेस्टो, उसमें ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि इनके मैनिफेस्टो में, तो भाजपा के मैनिफेस्टो में रोजगार का कुछ खास जिक्र नहीं है, कोई दमदार बात जो है वो रोजगार को लेकर नहीं कही गई है। आप लोग क्या चाहते हैं, एक युवा होने के तौर पर और एक छात्र होते हुए? हम लोग चाहते हैं कि देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेटी है, यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है, 65% है। तो मोदी जी को हम लोग को मौका दिए थे 2014 में। हम लोग सोचे थे कि मतलब मोदी जी आएंगे, अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं कि धर्म और जाति के रूप में राजनीति करते हैं। जो मतलब हमारा देश विकास कैसे करेगा, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है इंडिया, और यहाँ हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, मतलब धर्म के नाम पर राजनीति। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना देंगे, 2047 तक का वादा जो है वो भी आज ही कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने खुद। और उन दावों में आपको कितना दम नजर आता है? उन दावों, देखिए, ये मोदी जी का कहना सही है कि मेरा देश मतलब अर्थ इकोनॉमिक्स में 5वां देश आ गया है, लेकिन हमारे देश पर तो कर्ज भी है। 2014 में कर्ज था 49,000 करोड़, अभी 2005 करोड़ कर्ज हो गया। तो इकोनॉमी जब तक मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स कैसे ग्रोथ करेगा? अभी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें क्या क्या यूपीएससी में लेटरल एंट्री मतलब साइड से मतलब मोदी जी घुसाने का काम किए। वैकेंसी पहले ज़्यादा आता था, अभी क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी के छात्र बहुत ज़्यादा नंबर पे तैयारी करते हैं। आप लैटरल एंट्री की बात हर कोई कर रहा है। कल हम ओल्ड राजेंद्र नगर में थे, वहाँ भी लैटरल एंट्री की बात कर रहे थे। उसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं जो यहाँ पर कोचिंग ले रहे बच्चों को या आईएएस अफसर बनने के जो सपना देखते हैं उन्हें सता रहा है, ऐसा कोई और इशू है? हाँ, सीसेट है। सीसेट 2023 का जो था बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया गया। जो कैट का एग्ज़ाम होता है उससे मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सीसेट का एग्ज़ाम था। तो थोड़ा सीसेट में हम लोग क्या होता है कि देखिए, यहाँ मतलब मुखर्जी नगर में 90% बच्चा है जो मतलब किसान और मजदूर और गरीब का बच्चा यहाँ तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए आता है। तो होता क्या है कि हिंदी मीडियम वाला मतलब जो गरीब परिवार के बच्चा रहता है उसको अच्छा एजुकेशन शुरू में नहीं मिलता, अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो उसको यूपीएससी के प्रिपरेशन करने में सीसेट बहुत बड़ा बाधा है मतलब। तो हम लोग यही मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, खास करके हिंदी मीडियम के छात्र का मतलब विनम्र पूर्वक निवेदन है कि थोड़ा सीसेट में मतलब डिफ़िकल्ट है, जो मतलब उसको एक लेवल समानता किया जाए कि मतलब जो इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम का है सबको मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मोदी जी को ये भी देखना चाहिए कि जो लड़का सीबीएसई से है, जो आईएएस अफसर का बेटा है, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन का लड़का है, वो तो अच्छा एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण कर लेता है। जो किसान का बच्चा है, जो मोदी जी को मतलब जो पैदाम पर बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में, आज किसान, मजदूर और गरीब का बच्चा बैठा हुआ है, गरीब आदमी बैठा हुआ है। तो मोदी जी गरीब के बारे में हित करते, किसान के बारे में हित करते, किसान को बच्चा को देखते कि कैसे आगे बढ़ेगा, गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। ये चलते सीसेट में उन भेदभाव जो कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, उनको मतलब सीसेट में मतलब थोड़ा अच्छे तरह से मतलब हिंदी मीडियम वाले को रिलीफ देना चाहिए, मतलब छूट देना चाहिए, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन तैयारी करना चाहिए जो मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की समानता, इक्वलिटी हो मतलब। जी, आप भी इनकी बात से सहमत हैं? जो ये बात बेरोजगारी को लेकर सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं ये कह रही थी कि जितना आक्रोश छात्रों में या युवाओं में दिखाई देता है, वो क्या वोटों में भी बदलेगा इस बार? आपको ऐसा लगता है कि या फिर यहाँ बैठकर सिर्फ बात हो रही है कि मोदी सरकार ने नौकरी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया? आपको लगता है वोटों में सब बदलता नजर आएगा? जब से बीजेपी 2014 से 2014 से जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशूज़ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में अगर बात की जाए तो बीजेपी का वो मुझे स्टैंड नहीं लगता जिस स्टैंड के साथ बीजेपी 2014 में आई थी। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई दशकों से
वही बना हुआ है, आज भी अगर देखा जाए अपने उच्च स्तर पर है। खासतौर पे इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की, जो शिक्षित बेरोजगारी है वो भारत में अपनी चरम सीमा पर है। और इसको तभी ख़त्म किया जा सकता है जब एक संकल्पित सरकार होगी जिसका एक फ़िक्स एजेंडा होगा, एम्प्लॉयमेंट पे एक फ़िक्स पॉलिसीज़ होंगी, लगातार जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं उनमें सीटें बढ़ाई जाएंगी। पिछले चाहे वो CGL का हो चाहे CHSL का हो। आपने कहा कि अगर ये सब तब होगा जब एक संकल्पित सरकार होगी। इस बार आपको क्या लगता है फिर कौन आ रहा है? नहीं, मैं सीधे सीधे बता दूं, मैंने 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, 19 में मोदी जी को वोट दिया था, पर मैं इस बार ही नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है क्योंकि वो चीज़ें नहीं आ रही हैं जो मैनिफेस्टो में होना चाहिए, घोषणा पत्र में, वो नहीं है। अभी कल परसों का ही है, मोदी जी के पास वो जो इश्यूज़, वो जो पॉलिटिक्स में वो कह रहे हैं कि अभी वो तेजस्वी यादव जी का जो मछली वाला जो एक इंटरव्यू आया था, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता अगर वो युवाओं के रोज़गार पे बात करते। तो मुझे वो नहीं लगता, बीजेपी का वो एजेंडा है नहीं रहा। और खैर जब 1980 में बीजेपी बनी थी तभी से ही बीजेपी का एक रहा है हिंदुत्व की राजनीति। पर मुझे लगता है कि हिंदुत्व और राम ये सब चीज़ें, मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, मैं भी धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे लगता है वो चीज़ें रोज़गार में नहीं आएंगी और रोज़गार के लिए सरकार को दृढ़ होना पड़ेगा। और बहुत आपने कहा इस बार मैं वोट नहीं दूंगा, 2 बार मैंने मौका दिया, आपने कहा 2 बार मैंने मौका दिया, इस बार मौका नहीं दूंगा। इस बार फिर मौका किसे देना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी को। इंडिया अलायंस में आपको लग रहा है कि कुछ दम है, कुछ टक्कर है? मैं ये सुन रहा हूँ कि कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से जो है कैंडिडेट बनाने की वो चली जा रही है। तो मैं कन्हैया कुमार को, एक युवा है, ये नहीं कि उनकी विचारधारा लेफ्ट रही है, लेफ्ट की विचारधारा का मैं भी समर्थक हूँ, एक अलग चीज़ है, पर मुझे लगता है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। पिछले 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं और इस सांसद के कार्यकाल में भी अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा के जो ये रहा है उसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं रहा। कन्हैया कुमार हो सकता है जब तक ये एपिसोड आए तब तक नामों की घोषणा हो चुकी हो आजकल में। आपको लगता है कन्हैया कुमार एक अच्छी टक्कर जो है वो दे सकते हैं इस क्षेत्र वो से? यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे, एक युवा हैं, एक युवा शक्ति है। और मुझे लगता है कि अगर एक ही नेता को बार बार आप चांसेस दोगे, लोकतंत्र में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कन्हैया कुमार को इस बार ही चूज़ करना चाहिए सबको, मेरा ये मानना है। आप लोग क्या कहेंगे अगर इस क्षेत्र से, आपके क्षेत्र से कन्हैया कुमार को मौका मिलता है तो आप लोग उस बात को पसंद करेंगे? हाँ, पसंद करेंगे बिल्कुल। क्या आपको खासियत लगती है कि कन्हैया कुमार दिल्ली में एक अच्छी फाइट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दे सकते हैं? क्योंकि वो जो बोलते हैं सारे चीज़ को करने के, बहुत सारे चीज़ जो बोले हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले में जो है कोई ऐसा नहीं देखेंगे खड़े उतरते, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है। कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है, हर एक जगह पर देखा गया। अभी बेरोजगारी के स्तर इतना ऊंचा चल गया कि उसको ये अगर आ जाएगा, अगर उसका रिपोर्ट सही में आ जाए तो बहुत अंशक लगेगा, आश्चर्यचकित कर देंगे युवाओं सबको। क्योंकि हर एक क्षेत्र में देखिए प्राइवेटाइजेशन किए जा रहा है, रेलवे क्षेत्र हो, उसके बाद अभी यूपीएससी की बात चल रही है, उसको कर रहा है कि 30 वर्ष तक ये कर देंगे, जनरल वाले को इसके 25 वर्ष कर देंगे, कि युवा को लिए ये जो है एक उसका ऊर्जा का ह्रास बताया जा रहा है। लेकिन ये भी उनको पता चलना चाहिए कि रोजगार है कहाँ पर। तो अगर रोजगार है कहाँ, 30 वर्ष अगर यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर 1% भी थोड़ा सा तो है कि गरीब बच्चा के लोग को भी वहाँ पर ये कर देंगे। लेकिन लोग बोलते हैं स्टार्टअप करो, स्टार्टअप को अगर देख लिया जाए उठा करके बायोडाटा, तो 37,000 कुछ इतना लोग है डाटा देखे हैं जो उसको बंद हो चुके हैं, उसको आर्थिक सहायता नहीं मिल चुका। तो इस आधार से अगर कम से कम तो एक आशा तो है कि लड़ करके हम कुछ करके अपने उच्च ओहदा प्राप्त कर सकें। कहीं बेरोजगारी इतना है कि कहीं भी ये संभावनाएं नहीं है कि हम स्टार्टअप कर लें, कहीं कुछ कर लें, इस तरफ से नहीं है कुछ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया कुमार का भी नाम आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ कल ओल्ड राजेंद्र नगर में भी आप न्यूज़ तक नुक्कड़ में, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर मुखर्जी नगर में भी आए। आप ये बताइए जो चर्चा हुई अभी कि कन्हैया कुमार इस क्षेत्र से, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? मैं राजस्थान से, बाड़मेर जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ से आते, राजस्थान से आप आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लोग रहते हैं, कन्हैया कुमार की अगर दावेदारी यहाँ से होती है, कितनी मजबूत आप लोगों के लिए रहेगी? बिल्कुल, कन्हैया कुमार एक बेबाक और बेखौफ लीडर है और मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार जहाँ से लड़ेंगे वहाँ की जनता के लिए वो हमेशा आगे अग्रिम श्रेणी में आगे काम करेंगे। और वो एक युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्होंने लड़ाई बेगूसराय से लड़ी थी। निश्चित तौर पर हो सकता है उस टाइम इतनी वो लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली से लड़ेंगे तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ किसी भी जगह से लड़े वो, क्योंकि हमेशा उनके जो एजेंडे थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो व्यवहार था लोगों के प्रति, वो हमेशा उनके प्रति झलकता है लोगों के प्रति। तो मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर ये कन्हैया कुमार जी यहाँ से लड़ेंगे, उनको बेनिफिट होगा, NSUI को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा।
और आप NSUI से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं NSUI से जुड़ा हुआ हूँ। इतना मैं कोई एक्टिव मेंबर नहीं हूँ, बट हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी विचारधारा NSUI की ओर झुकी। और आपने जैसे मैनिफेस्टो की बात की, तो मैनिफेस्टो 2014 के अंदर जब मोदी जी पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, तब मोदी जी ने मतलब जब इलेक्शन प्रथम चरण के हो रहे थे उससे 2-3 घंटे पहले ही मैनिफेस्टो जारी किया। तब एक रूल आया कि आप मैनिफेस्टो कम से कम 3 घंटे 48 घंटे से पहले आप वायरल करें। 2019 के अंदर मोदी जी ने वैसे 3 दिन पहले किया। अभी हाल ही कल तक उन्होंने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। तो आखिर ये दिखाता है मोदी जी का कि वो नहीं चाहते कि देश के अंदर रोज़गार आए, बेरोज़गारी नहीं हटे। ये नहीं चाहते कि किसानों की मांग चल रही है वो बिल्कुल तरीके से ये बातें नहीं चाहते। और इसके अलावा अगर बात रही, मैं एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताता हूँ जिसके अंदर ये दिखाता है कि 83% बेरोज़गार है इस इंडिया के अंदर। उसमें से 83% के अलावा 65% जो है वो युवा बेरोज़गार है। तो इससे ये दिखाता है कि युवा 65 बेरोज़गार है। इस देश के अंदर UPSC जो टॉप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इसके अलावा IIT के स्टूडेंट है ना, इस देश के सबसे ब्रिलियंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट माने जाते हैं। तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, IIT जो मुंबई है, IIT में वहाँ के 2000 स्टूडेंटों में से 721 लोगों को प्लेसमेंट सेल नहीं मिल रही है। आप ये समझो कि IIT के कितने बड़े स्टूडेंट होनहार होते हैं, उनको प्लेसमेंट सेल नहीं मिली, तो हम लोग गरीब लोगों को कहाँ से मिलेगी। तो ये बात मैं मोदी जी को और पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये तो सोचो कि IIT वालों को नौकरी नहीं दे रहे हो तो हमारे जैसे को कहाँ नौकरी दोगे, हम तो ऐसे चल लेंगे यहाँ से। तो मैं मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूँ, आपने मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कभी जिक्र नहीं किया, पिछले कई जहाँ रैली कर रहे हैं उन्होंने कभी बेरोजगारी पे बात मुद्दा नहीं उठाया। वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू से मैं भी हूँ, उसे क्या करें हम लोग। वो ये मुस्लिम लिंग की बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने ये करवाया, इससे कि हमें कुछ किसी भी तौर पे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं, हम लोग यहाँ मर रहे हैं। और आज बाबा साहब की जयंती भी है। मैं उस दिन बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि मानूंगा जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री से हट जाएंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। अच्छा, मैं ये पर्सनल नोट पर ये कह रही थी कि आपकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा जैसी सुनाई पड़ती है, और जैसे आपने कहा कि NSUI के लिए भी मैं काम करता हूँ या काम करता था, तो जाहिर तौर पर ये जो विरोध है ये सिर्फ इसलिए कि विचारधारा आपकी कांग्रेस से मेल खाती है, या फिर एक युवा होते हुए भी, एक छात्र होते हुए भी आपके यही मुद्दे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे दिक्कत मोदी जी से नहीं है, मुझे दिक्कत है उनकी रीति से, उनकी नीति से, उनकी सोच से, उनके व्यवहार से दिक्कत है जो कि झलकता है उनके अंदर। तो मैं उनसे दिक्कत है। मेरी विचारधारा तो मेरा पर्सनल पॉइंट है। उसके अलावा विचारधारा अगर मोदी जी को ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे धर्म के नाम पे आप पॉलिटिक्स मत करो, आप निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ही मत करो। इससे पहले बड़े बड़े नेताओं ने बोल के गए, ये कांग्रेस का एजेंडा था कि अगर राम मंदिर हम बनाएंगे, उनका एजेंडा था, लेकिन वो मोदी जी ने राजनीतिक लाभ ले लिया। इससे क्या मोदी जी खुश हो जाएंगे क्या? और इस बार मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, इस बार भाजपा की सरकार नहीं आएगी। आज लिख के ये ले लो। सही कह रहे हैं, भाजपा की सरकार इस बार नहीं आएगी, ये आपको लगता है? नहीं जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल लगती है, मैं इनके बातों समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कह रहे थे कि भाजपा ये चाहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति ना करे, लेकिन जिस पार्टी का जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ है, और उस पार्टी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो करे ना। 85 में उसका फाउंडेशन हुआ BJP का, उसके बाद उसने धर्म पर ही फोकस करा, रथ लेकर चले गए, मंदिर मंदिर घूमना टहलना, लोगों को कलेक्ट करना, फिर सबसे सारे धर्म गुरुओं और जितने भी धार्मिक लोगों से जोड़ लिया। तो हम भाजपा से अगर ये उम्मीद करें कि वो धर्म की राजनीति ना करे तो ये तो हमारी मूर्खता होगी। वो काम करेगी। धर्म BJP की टेंडेंसी है कि धर्म पर वो फोकस करना। अच्छा, वो कह रहे हैं, क्योंकि इतनी भाजपा की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लगता है आपको ये हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस बार उनको 60-70 सीटों का उनका वो लूज करेंगे। ये जुमला है ना, जैसे होता नहीं, बड़े बड़े जुमले कहते हैं, क्या होता है, जैसे हाँ वही 15 लाख का जुमला था, 2 करोड़ रोजगार का जुमला था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो जुमला था। मैडम सबसे बड़ी बात है कि आप पूछ रहे हो कि 400 पार हो पाएगा या नहीं। 400 पार करने के लिए बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में 95% अपनी सक्सेस रेट बरकरार रखनी पड़ेगी, जो कि मुझे कई स्टेटों में लगता हुआ नहीं दे रहा। मैं खुद राजस्थान से आ रहा हूँ। आज राजस्थान में कांग्रेस नेक टू नेक फाइट पे है। 25 लोकसभा सीट है, उसमें से मैं आपको कह रहा हूँ 10 to 11 सीट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस बहुत सॉलिड स्थिति में है। वो भी बहुत सारी स्थिति, जैसे आप वेस्टर्न राजस्थान में देखोगे या ईस्टर्न राजस्थान के कई पॉकेट्स में देखोगे, तो 10 to 11 सीट्स पर कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट दे रही है, इवन लीड पे भी है। उसके बाद आप हरियाणा में देख सकते हो, इवन आप ये कहोगे कि 95% सीट अगर ये बरकरार रखते हैं, उसके बावजूद भी इनको तमिलनाडु में कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है।
कर्नाटक में ये 7 से 8 सीटें लूज करने वाले हैं। तो हर जगह जब ये लूज कर रहे हैं तो 400 पार कैसे हो जाएंगे? आप खुद सोचिए। ये तो लॉजिक है। ये सब जो है 400 पार करना सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि वोटर के जो मन है ना, माइंडसेट, उस पर आप हमला किया जाए, ताकि लोगों को आज आप ये देखो 400 पार करने की बात कर रहे हैं। ये अब कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा कि बीजेपी 272 प्लस लाएगी या नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है। आपने अभी क्वेश्चन किया कि 400 पार, आप ये मान के चल रहे हो कि बीजेपी जीत तो रही है, आप ये तो मान ही नहीं रहे। मतलब दावे को कोट कर रही हूँ सिर्फ। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये बीजेपी द्वारा हवा बनाई जा रही है 400 पार, मैडम ऐसा आप कह रहे हैं ये हवा है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं हवा है सिर्फ। बीजेपी 200 के अराउंड सीट लेके आएगी इस बार। आप ये कंफर्म लिख के मान लीजिए। जैसा मीडिया दिखा रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है ज़मीन पे। आप ज़मीन पे जाओगे, आपको पता लगेगा कि लोग किस तरह 10 साल हो गए। ठीक है, मोदी जी मान लिए वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है, मानते हैं मोदी जी वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है, उन्होंने ऐसा कुछ मानते हैं हम। मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन उनको 10 साल हमने ऐसा दे दिया है, 10 साल का उनको टाइम दे दिया, मोर देन सफिशिएंट है। अब जुमलेबाजी के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। आपको दूसरा अल्टरनेट देना पड़ेगा। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप किसी और चीज़ पर, आप हर चीज़ पे हिंदू मुस्लिम करते हो। कब तक करते रहोगे? लोग परेशान हो चुके हैं मैडम। आप यहाँ देखो, एक सेकंड के लिए आप सोचो, ईडी है, उठा के रख रही है किसी को भी जेल में। ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है आपको पता है? 0.5%। आज ईडी किसी व्यक्ति के खिलाफ फेयरली इन्वेस्टिगेशन करती है, तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ जाती है कि यार ये तो ईडी विपक्ष वालों को उठा के रखते हैं। जिस आदमी के खिलाफ सही भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो भी लोगों के दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। आज वो देखो, आप जो मेदांता ग्रुप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था, उसके खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आ गई। जब तक उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड उसको दिया, बीजेपी को पैसा चंदा दिया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आज कुछ इशू हुआ तो वो उठा के आ गए। जो ये केजरीवाल, जो आप बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा और मुद्दे हों, जब आप लोग वोट करने जाएंगे ये सब कुछ दिमाग में रहेगा? सब कुछ दिमाग में रहेगा, बिल्कुल। इलेक्ट्रल बॉन्ड मैडम, आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस देश में आज तक इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, सो कॉल्ड घोटाले, 2G 4G जितने भी हुए, आज तक कोई भी प्रूव नहीं हुआ। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड इस देश का ऐसा पहला घोटाला है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड दो, चंदा दो और धंधा करो। आप किसी भी बिजनेसमैन से चंदा ले रहे हो, आपके घर पे ईडी आई, ईडी ने आपके रेड मारी, 5 दिन बाद आप चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हो, आप किस पार्टी को दोगे? अपोजिशन वाले को दोगे या बीजेपी को दोगे? सीधी सी बात है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है तो आप उसी को चंदा दोगे। वॉशिंग मशीन बन, आज अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करके बीजेपी में आ जाता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। अशोक चौहान आ जाता है तो वो बीजेपी में आके धुल जाता है। और हेमंता विश्व शर्मा करप्शन का सबसे बड़ा हुआ है। इतने लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जो जिसके पास आगे सुबह कोई बंदा उठता है और कहता है कि मैं गलत जगह पे उठ के आ जाता है, ये कोई थोड़े ना है। वॉशिंग मशीन इधर से निकालो, इधर से चलो, मजाक चल रहा है क्या देश में? आप किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया आपने इतनी मजबूत कर ली, ठीक है, अब तो लोगों को फिर भी चीज़ें समझ में आने लगी कि आप कुछ भी बोल दोगे दूसरे दिन लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है, बहुत हो चुका है। लोगों ने 10 साल का टाइम दे दिया मैडम, 10 साल मोर देन सफिशिएंट होता है। आप विकसित भारत बनाने की बात करते हो कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। अरे भाई 10 साल में क्या किया आपने? वो भी तो जवाब दो जनता को। आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप GDP पे बात नहीं करते, आप किसी चीज़ पे बात ही नहीं करते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये जो हवाई 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी मैक्सिमम 200 के अराउंड आएगी और इनको गवर्नमेंट बनाने के लाले पड़ जाएंगे इस बार। आपको भी लगता है? आप लोगों को भी ऐसा लगता है जो ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे इस बार? कह रहे हैं कि 200 सीटें मात्र आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले दे के 200 सीट बस आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। सरकार बनाने के लिए या तो ये कहीं पार्टी को खरीदेंगे, विधायक तोड़ेंगे, सांसद तोड़ेंगे, अपने में लाएंगे, तब बना पाएंगे। वैसे तो नहीं बना पाएगी, क्योंकि देखो सिर्फ राम मंदिर ही इनके पास है। बाकी जो असली मुद्दे होते हैं, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जो होता है कि रोजगार पे बात कर लेना, महंगाई पे बात कर लेना, शिक्षा या स्वास्थ्य की गुणवत्ता पे बात कर लेना, इस पर तो कभी कोई बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी हो कहीं सोशल मीडिया हैंडल पे कभी कुछ नहीं बोला जाता है। जान रहे हैं ना, महंगाई को ही आप देख लीजिए। राजस्थान में तो बैनर भी लगवा देते 500 सिलेंडर देंगे बोल के, अब दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। तो जितना ये 400 पार है या 15 लाख रुपये खाते में आएंगे या 2 करोड़ रोजगार, और अभी फिर और जो करेगी, अभी आज तो खैर इनका घोषणा पत्र अभी पढ़ेंगे तो और पता चलेगा क्या क्या जुमला है। तो ये तो 400 पार तो बहुत बड़ा झूठ है, पहली बात तो। लेकिन अंत में सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं तो 7 लोकसभा सीट आपको पता है किसकी है? नहीं, हम तो राजस्थान से हैं, राजस्थान का हमें ज़रूर पता है। इस बार पिछली बार वो 25 का बोल के गए थे, और इस बार भी ये जुमला फैला रहे हैं कि हम 400 पार लेके आएंगे, जिससे वोटर्स है वो हमारी तरफ आकर्षित हो, ताकि कि हमारी सरकार आएगी तो आप वोट हमें ही डालो।
इससे जो सीमावर्ती जो वोटर्स है वो कहीं भी इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। और इस बार 100% मैं कह रहा हूँ कि 15+ सीटें है जो राजस्थान में इंडिया अलायंस ही आ रही है। अच्छा जी जी बताइए। पिछली बार 25 सीटें लाई थी, इस बार 12 से 15 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की राजस्थान में नहीं आ पाएगी। ऐसे आप बिहार में देख लीजिए 40 सीटें हैं। राजस्थान में अच्छी टक्कर है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल अच्छी टक्कर है, क्योंकि लोग विधानसभा इलेक्शन में इन्होंने जो वादे किए थे उसको आते ही 1-1.5-2 महीने में इनके प्रभाव दिखना शुरू हो गए। लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, ज़मीन पर आके क्या करते हैं। बिजली फ्री करने की बात थी, सिलेंडर की बात करनी थी। हमारे यहाँ एक देवी जी हैं, जब 440 सिलेंडर था तो सिर पर सिलेंडर लेकर घूमती थी। आजकल वो देवी जी गायब ही नहीं है, लेकिन उनको वो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे वो बहुत सारे लोग हैं कि वो बात तो यही कर देते हैं, बात तो 2 करोड़ रोजगार की कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनसे पूछा जाए तो वो एकदम से गूंगे हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ऐसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में तो एक पलटू महाराज जी हैं, उनका प्रभाव दिख ही रहा है। वहाँ का भाजपाई वोटर ही उनको वोट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है ये पलटू महाराज हैं, कल पलट गए तो हमारा क्या होगा। ऐसे बहुत लोगों का है कि उनको वो तो मूर्ख बन जाएंगे। अब आप ऐसे यहाँ आप वहाँ मंडी में देख लीजिए, वहाँ भी एक नई देवी जी आ गई हैं। वो आज का कल क्या बोलती हैं, शाम को फिर उनके यहाँ नोटिस आ जाता है कि देवी जी आप ऐसा मत करिए। तो ये लोगों को दिखना शुरू हो गया है। लेकिन मेरी मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है उनसे कि वो ये भी मान के चले, जिस तरीके से उनको ये लग रहा है कि आज नहीं तो कभी ना कभी मोदी हटेंगे। अब हमारे यहाँ ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो का घोटाला वो ऐतिहासिक घोटाला है, लेकिन एक ये भी ऐतिहासिक घटना है कि मीडिया जिस तरीके से उसको छिपा रही है। मीडिया को भी ये मान लेना चाहिए कि कभी ना कभी तो मोदी घटेंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप उस टाइम कहाँ थे। तो ये जो सच्चाई है जो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, जो ये इतना सोशली एक्टिव नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली इतना वो परिचित नहीं है, उनको नहीं पता। तो ये हमारे यहाँ मीडिया का काम है कि उनको बताए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। लेकिन फिर भी ये लोगों तक पहुँच गया है, ये जुमले पहुँच गए हैं। जुमला कितने दिन तक, 5 साल तक लोगों को जुमला सुनाएंगे, हमेशा के लिए नहीं सुना पाएंगे। तो ये आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग न्यूज़ तक नुक्कड़ में हमारे साथ आज जुड़े। मुखर्जी नगर में इस वक्त न्यूज़ तक नुक्कड़ चल रहा था। गर्म चर्चा जो है वो देखने को मिली रोज़गार को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और फिलहाल के लिए अगले न्यूज़ तक नुक्कड़ के एपिसोड के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए।